हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राय। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर नंबर 5। हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम हमारा लेक्चर शुरू करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर से। अगेन हम एक ओवरव्यू लेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर पे, फिर उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था हम उसको कवर करेंगे। चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फ्लावर का फिर से डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये फ्लोरल एक्सिस है। फ्लोरल एक्सिस पे थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये है, ये सेपल है। और ये कलरफुल पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पेटल। हाँ, और इसके अंदर जो मिलते हैं वो हमारा स्टेमन और कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, हम ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पेटल के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल स्ट्रक्चर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और हम कहां तक कर था हमने? एंड्रोशियम। स्टेमन को हम क्या बोलते हैं ग्रुप में? अगर बहुत सारे स्टेमन होंगे तो ग्रुप में क्या बोलते हैं इनको? हम एंड्रोशियम। इतना हमने कवर कर लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। हम कैलिक्स पढ़ चुके हैं, कोरोला पढ़ चुके हैं और एंड्रोशियम को भी पढ़ चुके हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो क्या है? हमारा कार्पल या पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? कार्पल या पिस्टिल। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो आज हमको डिटेल में गाइनोशियम पढ़ना है। देखिए, देखिए, अगर मैं एक सिंगल गाइनोशियम बनाना चाहूं तो ये ऊपर वाले पार्ट ऐसा सा कुछ होता है और ये ऐसे नीचे से गोल। ये एक कार्पल है। इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, काफी स्टिकी स्टिकी होता है, सब्सटेंस है, चिपचिपा होता है, पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं। हम इस रीजन को, ये पतला सा लंबा सा ट्यूब जैसा जो जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर एक्चुअल में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। मैं ये वाला डायरेक्शन बना देती हूँ, आप लोगों की बुक में ये दिया रहता है तो ठीक है। और ओव्यूल जिस डंडी से, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल ओवरी से जिस पार्ट से अटैच होती है ये, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये विजिबल है, दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेसेंटा। ठीक है, ओव्यूल देखिए होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल तो क्या मैं बना ही देती हूँ। ये देखिए, ये आपका स्टेमन है। ये क्या है आपका? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बताया था मैंने आपको। इसको क्या बोलते हैं हम? एंथर। और इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। ये थैलेमस पे ऐसे अटैच होता है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू कहां जाते हैं? उड़ के फ्लावर के पास। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। ठीक है, अगर हमको आगे सीड बनाना है, फ्रूट बनाना है, तो पहले फर्टिलाइजेशन कराना बहुत जरूरी है। आपको क्लास 12 में इनके जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा डिटेल में है कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मेल गैमेट एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन के पास अंदर मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, ये पोलन ग्रेन उड़ के या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू कैसे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच जाता है।
ठीक है, बहुत सारे भी जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जाएगा, बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रैंड के पास क्या है, मेल गैमिट है, और इधर ओव्यूल के पास क्या है, फीमेल गैमिट है। तो ये मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास जाएंगे, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, ये जो ओवरी है, मैं डिटेल आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो ओवरी फ्यूचर फ्रूट है आपका, ठीक है, और ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। बात समझ में आ रही है आपको, ये जो ओवरी वाला एरिया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब पोलन ग्रेन यहाँ आएंगे और यहाँ से मेल गैमेट अंदर एंटर करेगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा और ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देखो मैंने ओव्यूल आपको ऐसा बताया है, मैं आपको ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर अलग पेज बताना चाहती हूँ, देखो ध्यान से समझ लो। मैं दोनों तरह का ओव्यूल बना देती हूँ आपको। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ओव्यूल का शेप कुछ भी हो सकता है ना, ओव्यूल ऐसा भी लग सकता है, ठीक है, ओव्यूल ऐसे भी लग सकता है, ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, हमको प्लेसेंटेशन भी पढ़ना है कि प्लेसेंटा पे ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन, ठीक है, वो भी हमको पढ़ना है। पहले हम ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि कैसा होता है। तो मैं दोनों तरीके का बना के दिखा देती हूँ आपको। ये क्या है, फ्यूनिकल, ठीक है, ये आपका ओव्यूल है, ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, समझ आया आपको, ये इसकी फ्यूनिकल है, क्लियर है। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जगह पे अटैच होती है उसको बोलते हैं हाइलम, ये नाम याद रखना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पार्ट पे अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम, ठीक है। अब ओव्यूल की ना देखो, जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक दो तरह के प्लांट मिलते हैं। तो हम जो बात फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक होते हैं। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल की दो कवरिंग होती है, ओव्यूल की दो कवरिंग होती है, एक कवरिंग ये है और एक कवरिंग ये, ठीक है। ऐसे मैंने ये थोड़ा सा ज्यादा ओपन रख दिया है, थोड़ा सा और अच्छा बना ही देते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ऐसा दो कवरिंग होती है, ठीक है, इसकी भी दो कवरिंग बना लो आप। इन कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं इन कवरिंग्स को हम, इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल की दो कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो आपको ओपन एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, क्या बोलते हैं इसको हम, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब देखो इसका ओपन एरिया यहां पर है तो इसका ओपन एरिया यहां पर है, तो ये क्या होगा आपका माइक्रो पाइलर एंड। ये बात क्लियर है। देखो ये इन्वर्टेड, ये ऐसा ओव्यूल है और ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, तो इसका जो ओपन एरिया है ऊपर है और इसका नीचे है। बात समझ में, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। माइक्रोपाइलर के एंड के जस्ट अपोजिट जो एरिया होता है ना, ये वाला एंड, इसको बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड या चलाजा भी बोल सकते हो आप। तो ये चलाजल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा टिश्यू भरा होता है, इसके अंदर बहुत सारा टिश्यू भरा होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूसेलस टिश्यू, क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूसेलस टिश्यू। ये चीज क्लियर है, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर क्लियर है, क्या बताया मैंने आपको।
देखो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, गायनोशियम का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ठीक है। एक चीज मैंने आपको ये बोली कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट चाहिए हमको, तो मेल गैमेट कहाँ से आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। ये विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, लिजार्ड के थ्रू, बैट के थ्रू, बड़े सारे मोड होते हैं इनके ट्रांसपोर्ट होने के। ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट, कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ से मेल गैमेट अंदर एंटर करेगा और यहाँ से एग से फ्यूज होगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एग की लोकेशन क्या होती है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा ओव्यूल का, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, इससे एक डंडी निकली होती है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ओव्यूल से जहाँ अटैच होता है उसे हाइलम बोलते हैं। ओव्यूल की दो कवरिंग होती है, उसे इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। एक एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और एक एंड को हम चलाजल एंड। ये चीज क्लियर है। इसके अंदर न्यूसेलस टिश्यू भरा होता है। देखो पूरा फ्लावरिंग प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉइड। पूरा फ्लावरिंग प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड समझते हो आप लोग, डिप्लॉइड समझते हो? अच्छा देखो, एक छोटा सा आपको रिवीजन वापस देना पड़ेगा मुझे। 2n यानी कि डिप्लॉइड बॉडी, इसका क्या मतलब होता है कि हमारी सेल्स में, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और हमारे क्रोमोसोम बड़े होते हैं। क्रोमोसोम कैसे बने, पेयर में। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बॉडी। मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया है ये, ठीक है। अगर ये क्रोमोसोम ऐसे सिंगल सिंगल पड़े, पेयर में नहीं पड़े, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉइड बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉइड बॉडी, एन। ये बात क्लियर है। अच्छा, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस, ये समझ लो, आगे नाम आएगा तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। एक होता है मियोसिस। ये बात हमने सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से करी है। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, और एक पेरेंट सेल से, एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, दो, और दोनों ही कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। अगर मदर सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होगी। जो क्रोमोसोम नंबर कैसे रहते हैं, सेम रहते, चेंज नहीं होते। और मियोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल से कितनी सेल बनती है, डॉटर सेल, 4, और चारों ही कैसी होती है, हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये बात क्लियर है। अगर 46, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम अगर है हमारे पास, तो इसके पास 23 होंगे, इसके पास 23 होंगे, इसके पास 23, हर एक के पास आधे 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 क्रोमोसोम होंगे। ये चीज क्लियर है। तो देखो होता क्या है, इधर आओ। ये जो न्यूसेलस है ये डिप्लॉइड है। न्यूसेलस एक टिश्यू है, इसके अंदर एक टिश्यू भरा है, न्यूसेलस बोलते हैं उसको। टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। तो हर एक सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड। हर एक सेल क्या होगी अभी, डिप्लॉइड। पूरा फ्लावरिंग प्लांट ही डिप्लॉइड है अभी तो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, मैं ये वाला डायग्राम हटा रही हूं अभी। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है इसका साइज, देखो अगर मैं ये बात करूं अभी, देखो ये पूरा सेल से बना है। टिश्यू किसका बना होता है, सेल का बना होता है। तो होता क्या है, माइक्रोपाइलर एंड के पास रैंडमली, ध्यान से समझना, माइक्रोपाइलर एंड के पास रैंडमली किसी एक सेल में मियोसिस हो जाता है, किसी एक में, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये 2n एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल है यहाँ पर, वो सेल मिलके क्या बना रही है, न्यूसेलस टिश्यू बना रही है। किसी एक सेल में रैंडमली क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो मियोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 4। तो 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल बने, चारों ही कैसी होंगी, हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये डॉटर सेल आगे जाके क्या बनाएंगी, फीमेल गैमेट। तो होता क्या है, इन 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाएंगी रैंडमली, कोई फिक्स नहीं कौन सी होगी। पहले एक सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनी, और चारों डॉटर सेल में से 3 डीजनरेट हो गई, एक ही बची है अब हमारे पास।
तो अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये एक हैप्लॉइड सेल। अब इस एक हैप्लॉइड सेल में 3 बार क्या होगा, माइटोसिस। देखो एक हैप्लॉइड सेल है, उसमें एक बार माइटोसिस हुआ, तो कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2। और दोनों ही कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के पास होता है वो ही डॉटर सेल के पास होता है। अगर मदर सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड बनेगी। मदर सेल डिप्लॉइड है, डॉटर सेल भी क्या बनेंगी, डिप्लॉइड। तो हमारे यहाँ पे अभी क्या है, हैप्लॉइड सेल है, एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 डॉटर सेल बनी। अब इन दोनों में फिर से माइटोसिस होगा तो इससे भी 2 बनेंगी और इससे भी 2 बनेंगी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। एक और बार माइटोसिस हो गया, ठीक है। अब फिर से माइटोसिस होगा इन चारों में, तो इससे 2 बनेंगी, इससे भी 2 बनेंगी, और इससे भी 2 बनेंगी, और इससे भी 2 बनेंगी। कितनी बन गई, कितनी डॉटर सेल बन गई टोटल, कितनी है, 8। कितनी बार माइटोसिस हुआ, 3 बार, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर 8 सेल बन जाएंगी। देखो ऐसा होता है ना, यही सेल डिवाइड होके 2 सेल बना देगी, तुम इसको तो काउंट नहीं कर रहे हो ना ऊपर वाली को, मतलब ये तो पता है ना कि ये ही आगे जाके ऐसे डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी, तो ये इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। कंफ्यूज मत करना अपने आप को। चलो, तो मतलब ये कि एक डॉटर मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बनी है, 8। तो मैं कह सकती हूँ कि एक सेल में रैंडमली मियोसिस हुआ, उससे 4 हैप्लॉइड सेल बनी, उसमें से 3 डीजेनरेट हो गई। फिर एक हैप्लॉइड सेल में कितनी बार माइटोसिस हुआ, 3 बार, और टोटल कितनी सेल बनी, 8। तो मैं यहाँ 8 सेल बना लू इकट्ठी अंदर, ब्लू कलर से बनाती हूँ। ये 8 सेल बनी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, अभी ये पूरा बना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, एम्ब्रियो सैक। पर देखो ये इस तरीके से अरेंज नहीं होता है। अभी देखो न्यूसेलस टिश्यू अभी है, थोड़ा थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे न्यूसेलस टिश्यू भी है, इसको ध्यान रखना है। क्या हुआ था, न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक सेल में रैंडमली मियोसिस हुआ था ना, उससे आगे आपकी 4 हैप्लॉइड सेल बनी थी, उसमें 3 बार माइटोसिस। तो इतने बाकी तो न्यूसेलस है अभी भी, बाकी सेल्स तो है, तो न्यूसेलस अभी है, उसमें यहाँ पर क्या बन गया, एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक का ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है, होता क्या है, चार डॉटर सेल में से 3 डॉटर सेल आपकी इस माइक्रोपाइलर एंड के पास आ जाती है, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 डॉटर सेल एंटीपोडल सेल बोलते हैं इनको, चलाजल एंड के पास आ जाती है। ये आपका एम्ब्रियोसेक बना रही हूँ मैं, ध्यान से बोलिए, ये क्या बना रही हूँ, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। 3 कहाँ आ गई आपकी, चलाजल एंड की तरफ, 3 कहाँ चली गई आपकी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, बीच में 2 न्यूक्लियस रह गए। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एक सेल ये है, ये न्यूक्लियस है, एक सेल ये है, ये उसका न्यूक्लियस है, एक सेल ये है, ये उसका न्यूक्लियस, एक सेल ये रहा, ये, और एक कॉमन सेल ये है, समझ रहे हो, एक कॉमन सेल ये है। तो सेल कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी है, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस कितने, 8। एम्ब्रियोसैक एक्चुअल में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसैक। ये बात आप प्लीज याद रखना, याद रहेगी ये। देखो कितनी सेल बनी, टोटल 8 बनी थी, 3 चली गई माइक्रोपाइलर एंड के पास और 3 आ गई आपके चलाजल एंड के पास, ठीक है। इनकी नेमिंग से बताऊंगी मैं भी। 2 बीच में आ गए न्यूक्लियस, तो एक कंप्लीट सेल ये बनी, एक कंप्लीट सेल ये, और एक कंप्लीट सेल ये। सेल कितनी, 3, यहाँ पर भी कितनी सेल है, 3, और एक कॉमन सेल ये बनी, एक कॉमन सेल ये बनी। तो सेल टोटल कितनी है, 7, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस कितने, एक न्यूक्लियस ये रहा,
ये 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस कितने 8। सेंटर के न्यूक्लियस एक कॉमन सेल में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनके नाम समझ लो। देखो ये जो सेंटर में येलो कलर से बना रही हूं ये एग है, फीमेल गैमेट। क्या है ये एग, फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट के आसपास मैं ग्रे कलर से कर रही हूं इसको, फीमेल ग्रे कलर दिखेगा नहीं। फीमेल गैमेट के आसपास दो सेल दिख रही है, ये इन दो सेल को बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इनको, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की ऐसे ऊपर ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। सिनर्जिड्स के ऐसे ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। देखो इनका यूज है, अभी मैं आपको बताऊंगी। बीच में जो दो सेल पड़ी हुई हैं आपकी, बीच में जो दो सेल पड़ी है इनको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, और नीचे जो 3 सेल है आपकी जो चलादल एंड पे आ गए, इनका नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या होता है इनका नाम, एंटीपोडल सेल। ओव्यूल का आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आया। एम्ब्रियोसेक क्या होता है, एम्ब्रियोसेक का अपना एक स्ट्रक्चर है, ये समझ में आया। कितनी सेल है एम्ब्रियो सेल के पास, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने 8, 3 माइक्रोपाइल एंड पे है, 3 एंटीपोडल और बीच में 2। ठीक है, नाम याद रखना, एग के आसपास जो दो सेल है उनका नाम क्या है, सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के पास क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस। टाइम कितना हो रहा है, देखो ये समझ आया आप लोगों को। अगर अब मैं यही चीज आपको यहां बताऊं, यहां पे बताऊं, देखो अब अगर मैं ये सब आपने नोट किया हुआ है, मैं हटा दूं इसको थोड़ा सा। मैं ऐसा वाला ओव्यूल बना देती हूँ आपको। ये प्लेसेंटा है, ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या पड़ा है, एम्ब्रियोसेक। ये अभी अपने पीछे बनाया। एम्ब्रियोसेक में यहां पर हमारा येलो कलर से क्या था, एग था, है ना। और इस कलर से मैंने क्या बनाए थे, सिनर्जिड्स। ऐसे बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल। यही हमारा एम्ब्रियोसेक था। पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आके यहाँ स्टिक हो जाते हैं। पोलन ग्रेन के पास क्या है, 2 मेल गैमेट है। ठीक है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वैसे तो देखो, अच्छा चलो मैं बताती हूँ। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लो, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो। पोलन ग्रेन के पास ना ऐसा होता है, एक सेल होती है बड़ी सेल, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ध्यान से समझना, इस सेल के अंदर एक और सेल होती है, ये आपका इस सेल का न्यूक्लियस है। इसके अंदर एक और सेल होती है, इसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल। समझ रहे हो, एक सेल के अंदर सेल है, ये येलो वाला एक छोटा सेल है और ये ब्लू कलर वाला बड़ा सेल है। इसको वेजिटेटिव बोला है और इसको जनरेटिव बोला है। ठीक है, इसकी 2 लाइंस होती हैं, पोलन ग्रेन की 2 लाइन होती है। एक होती है इंटाइन लेयर, 2 लेयर होती है, लाइंस तो क्या 2 लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम इंटाइन लेयर। सेलुलोज की बनी होती है ये। और एक होती है आपकी एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर को ऑरेंज कलर से बना देते हैं ऐसे। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती, जो आउटर लेयर होती है बाहर वाली उसको एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं इसको। और ये बीच बीच में से ऐसे ना ब्रेक होती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। जो बीच में गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं हम जर्म पोर। कहाँ लिख दूं, यहां। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। एक्चुअल में देखो सुनो, जो एक्साइन लेयर होती है ना बहुत टफ होती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बहुत टफ होती है, एंजाइम से एल्कलाई से, ये किसी भी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं होती इजीली। अब मेल गैमेट किसके अंदर बनेंगे, इस देखो सेल का नाम समझो, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। तो जो कुछ जनरेट करेगी आगे जाके, इसलिए इसका नाम क्या है, जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो ये जो जनरेटिव सेल है, इसी के अंदर एक्चुअल में आपके 2 मेल गैमेट बनते हैं। इसी के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं और इन मेल गैमेट को इसे अंदर आना है,
तो अब होगा क्या, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ ट्यूब बनाएगा। बात समझे आप? अगर मैं वेजिटेटिव सेल और अगर मैं इंटाइन एक्साइन लेयर ना बनाऊं, सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना देती हूँ यहाँ पर पोलन ग्रेन का, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये वेजिटेटिव सेल है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बोलो अभी। देखो ये वेजिटेटिव सेल है, ये पोलन ग्रेन उड़ के आया, अपन ने इंटाइन एक्साइन लेयर नहीं बना रहे हैं, और इसके अंदर ये जनरेटिव सेल पड़ी है, और ये इसका क्या है, मेल गैमेट। अब मेल गैमेट को अंदर कैसे पहुंचेगा, मेल गैमेट कैसे पहुंचेगा, ये जो आपको सिनर्जिड्स दिख रहे हैं, इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बोला, फिलीफॉर्म, ये केमिकल अट्रैक्शन देते हैं, एक केमिकल अट्रैक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ जाने लगता है और एक ट्यूब बनाने लगता है, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ एक ट्यूब बनाने लगता है। और ये एक्चुअल में एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है इनके बीच में, तो ये ट्यूब कभी भी इधर उधर नहीं जाएगी, सीधे कहाँ जाएगी, ओव्यूल के पास, वो भी सीधे एग के पास, क्योंकि ये किसके पास है, दोनों सेल एग के पास है। तो ये हेल्प करती है मेल गैमेट को यहाँ लाने में। ये केमिकल अट्रैक्शन से पोलन ट्यूब बन रही है अंदर, क्या बन रही है, ये पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब किसकी हेल्प से बन रही है या किससे बन रही है, वेजिटेटिव सेल से बन रही है, इसलिए हम वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। इसी का साइटोप्लाज्म, और पीछे पीछे क्या आएगा, पीछे पीछे दो मेल गैमेट आएंगे, समझ रहे हो आप, ये ऐसे आगे आते जाएंगे और सीधे किसके पास जाएंगे, एक मेल गैमेट आपका एग से फ्यूज हो जाएगा। बात समझ रहे हो, दो मेल गैमेट है ना यहाँ पर, तो एक मेल गैमेट एग से फ्यूज हो जाएगा, सिनर्जिड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जब फ्यूजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, जायगोट। जब फ्यूजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, जायगोट। इतना तो आपको पता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से क्या बनता है, जायगोट, ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट, ये दो बीच में सेंटर निकले, ये इससे आके फ्यूज हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये तीन न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से समझो। ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक एन एक एन, एक और एन आ गया, मेल गैमेट भी तो हैप्लॉइड होंगे, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होंगे, तो एक और एन आ गया, तो 1 2 3 तीन न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे बोलेंगे हम एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। इसको बोलेंगे हम एक्चुअली एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम होता है इसका। मैं अभी आगे इसको बनाऊंगी दोबारा, तब पूरा नाम लिख दूंगी अभी इसका मैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन, PEN। देखो मैं फिर से समझा देती हूँ, ध्यान से समझो। फीमेल गैमेट यहां पर होता है, आसपास सिनर्जिड्स होती हैं, बीच में दो सेंटर न्यूक्लियाई होती है और तीन एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दो मेल गैमेट आ रहे हैं, किसके थ्रू, वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बनाया उसके थ्रू। एक मेल गैमेट एग से फ्यूज होगा तो जायगोट बनेगा, एक और जो मेल गैमेट बचता है वो सेंटर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाएगा, तो तीन सेल का 3NN ट्रिप्लॉइड बॉडी। ट्रिप्लॉइड बॉडी का क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो होगा क्या, अब ये जायगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनाएगा, समझ रहे हो, उस एम्ब्रियो से बेबी प्लांट बनेगा। और ये एंडोस्पर्म का क्या काम है, ये एंडोस्पर्म ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब मैं जो नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी सिर्फ इतना पार्ट बनाऊंगी, और आपको अब ये बताऊंगी कि सीड फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है। इतना आप लोगों को समझ आया कि नहीं, इसको नोट कर लो। हमने क्या पढ़ा, गायनोशियम के स्ट्रक्चर। अच्छा, हमने अभी प्लेसेंटेशन छोड़ दिया है, चूंकि अपन सीड फॉर्मेशन फ्रूट पे आ गए तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्लेसेंटा के जो अरेंजमेंट है अपन लास्ट में कर लेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। उसको अपन बाद में अलग से कर लेंगे, क्योंकि ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, उसका अलग से अपन पढ़ लेंगे। अभी अपन ये फ्लो में चल रहे तो यही समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें मुझे बता दो। थोड़ा हैवी सा लग रहा है, पक्का इजी है, चलो। हाँ, हालांकि तुम लोगों को क्लास 12th में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, और मेल गैमेट कैसे बनते हैं, पूरा पॉलिनेशन कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को क्लास 12th में,
मैं एक बड़ा सा क्या बना देती हूँ अभी, ये आपका ओव्यूल, ओव्यूल गंदा बन गया बहुत, फिर से अच्छा बनाएंगे इसको। देखो समझो, ये ओवरी की, ये ओवरी की वॉल है। ओवरी की वॉल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प में। आगे जाके किस में कन्वर्ट होगी, पेरिकार्प में, क्योंकि ये क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, आगे जाके फ्रूट बनाएगी। और इसके अंदर ओव्यूल जो है वो आपका क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो देखो कहानी कुछ इस तरीके से है अपनी, कि अपने पास ये सिनेरियो है अभी, अपने पास ये सिनेरियो है कि यहां पे हमारा जायगोट बन चुका है, जायगोट बन चुका है। ठीक है, जायगोट कैसा होता है आपका, 2n, एक एन हमारा एग से मिला और एक हमको मेल गैमेट से मिला, 2n बॉडी है। यहां बीच में 3n बॉडी बनी थी हमारी, क्या थी वो, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है कि ट्रिप्लॉयड होता है। इवन 12th में भी जब आपको ये चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म कैसा है, तो एंडोस्पर्म 3n बॉडी है भैया, ट्रिप्लॉयड है ये बिल्कुल भूलना नहीं है अपने को। 2 सेंटर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमेट से फ्यूजन से बना है, तो एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिप्लॉयड है, 3n बॉडी है। और जायगोट क्या है आपका, 2n बॉडी है। ये चीज क्लियर। अच्छा देखो, ये इमेजिन करके चलना है, या एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रहा है सब कुछ। न्यूसेलस है अभी यहाँ पर ना, न्यूसेलस है अभी यहाँ ओव्यूल के अंदर, और ये अपना ओव्यूल है। ठीक है, अब होगा क्या, जायगोट को करना है ग्रो। तो इनिशियली जायगोट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा उसको, एंडोस्पर्म। तो पहले कौन डेवलप होगा, पहले जायगोट डेवलप होगा कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, एंडोस्पर्म, क्योंकि न्यूट्रिशन तो यही प्रोवाइड कराएगा ना। तो एंडोस्पर्म में क्या होगा, माइटोसिस होगा लगातार। एंडोस्पर्म में क्या होगा, बहुत सारा माइटोसिस होगा, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ऐसे सेल्स भी नहीं बनती है एक्चुअली, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है एंडोस्पर्म में लगातार। एंडोस्पर्म क्या है, 3n बॉडी, प्लीज ये याद रखना, मैं ऑरेंज कलर से बना रही हूँ। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब इतना तो आप लोग समझते हो ना, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, अपन ने ये चीज पढ़ी है सेल डिवीजन में, कि न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जैसे कोई एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक सेल, एक न्यूक्लियस से ऐसे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर एक सेल से 2 सेल बनती है, ये होता है। तो ये कैरियोकाइनेसिस है और ये साइटोकाइनेसिस है, ये पढ़ा है अपन ने। ये कैरियोकाइनेसिस है और ये साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हुए जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। मतलब कि एंडोस्पर्म में, देखो मैं बताती हूँ, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मुझे बोल दो अभी। हो जा, हाँ देखो, एंडोस्पर्म 3n सेल है, ये रही, ठीक है, सेल है ये, 3n सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें क्या हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस हो गया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ। फिर से कैरियोकाइनेसिस बन गया, हो गया, तो 1 से 4 न्यूक्लियस बन गए। फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गया तो 8 न्यूक्लियस बन गए, और 8 सारे के सारे कैसे होंगे, 3n, क्योंकि एंडोस्पर्म थे। तो ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं यहाँ पर। इसे बोलते हैं फ्री एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां पे लिख रही हूं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो मैं जो बता रही हूँ ना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी कर लो, ट्रस्ट मी, 12th में भी आपको ये आएगा ही आएगा। देखो, आप लोगों ने नारियल पानी पिया या नारियल खाया है, नारियल का जो आप वाटर पीते हो वो ये है, फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
जो कोकोनट वाटर आप लेते हो पीते हो वो क्या है आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इनके बीच में सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है, इनके बीच में सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है। देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल बन गई, न्यूक्लियस से सेल वॉल बन गई, न्यूक्लियस से सेल वॉल, ऐसे सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी बाद में। अब इसको क्या बोलेंगे हम, मैच्योर एंडोस्पर्म हो गया, ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया। मैं ये एरो हटा देती हूँ यहां से, क्योंकि ये फ्री न्यूक्लियर के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया आपका, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कहां लिख दूं ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यहां लिख देती हूँ, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपको ये एग्जांपल याद करना पड़ेगा कि कोकोनट वाटर क्या है आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये पूछा जाता है। और जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो, जो एडिबल पार्ट होता है नारियल का जो आप खाते हो, वो होता है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आप समझो अभी ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी फ्रूट में, तो आप नारियल में ना तो फ्रूट खा रहे हो ना सीड खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, उसका एंडोस्पर्म खाते हो। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, कोकोनट वाटर। व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट क्या है आपका, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। लिख लो कहीं पर, या मैं लिख देती हूँ, या एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, या एग्जाम्पल व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, ये है आपका कोकोनट वाटर, एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब देखो, अब क्या है, जायगोट के पास बहुत सारा सेलुलर एंडोस्पर्म है, जिससे वो न्यूट्रिशन ले लेके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। न्यूट्रिशन ले लेके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो मैं आपको यहाँ साइड में बताती हूँ एम्ब्रियो कैसे बनता है। बस ऑलमोस्ट फिनिश है अपना। आज अपन सीड फॉर्मेशन तक ही करेंगे, फ्रूट नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रूट अपन कल करेंगे और प्लेसेंटेशन भी कल करेंगे अपन। कल का टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखो, अगर मैं जायगोट को इधर बना दूं अभी, ये क्या है, जायगोट। जायगोट को क्या करना है, सेल डिवीजन, ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, वो एंडोस्पर्म से। ठीक है, तो जायगोट में माइटोसिस होता था, ऐसे एक सेल से दो सेल, तीन सेल, ऐसे सेल। ठीक है, समझ आया। ऊपर वाली को टर्मिनल सेल बोलते हैं, नीचे वाली को बेसल सेल्स बोलते हैं। फिर धीरे धीरे से सेल डिवीजन हो के ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्टेजेस है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस है ये। ग्लोब्यूलर, एक स्टेज आता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, यहां बनता जा रहा है ये। उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा आपका, ऐसे हार्ट शेप स्टेज आता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा सेल्स का। इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है। ठीक है, फिर आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। नहीं, ये कॉटिलिडन्स है। देखो, आप जब मटर के दानों को ओपन करते हो तो आपको ऐसे दो वो दिखते हैं, मोटे मोटे पार्ट है ना, वो कॉटिलिडन्स होते हैं। उसके अंदर न्यूट्रिशन भरा होता है। न्यूट्रिशन किससे लिया है, एंडोस्पर्म से लिया है। एंडोस्पर्म को खा खा के इनने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं ये स्ट्रक्चर यहां बना दूं, ये स्ट्रक्चर मैं यहां बना रही हूं। देखो, इन्होंने ऐसे एंडोस्पर्म को खा खा के कैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अगर मैं आपको अलग से सीड, पी सीड दिखाऊं, देखो मटर का दाना तो वैसे गोल होता है, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, और उसको अगर अपन ओपन करें तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा।
एक मोटा पार्ट ये दिखाई देता है और एक मोटा पार्ट इधर दिखाई देता है। ये उस दिन अपन ने बात की थी, याद करो। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो ये जो है ना बेटा, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन किससे मिला है? एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिशन किसमें भर गया है? कॉटिलिडन्स में। किसमें भर गया है? कॉटिलिडन्स में। है ना? ये दो कॉटिलिडन्स है, तो ऐसे सीड को हम डाइकॉट्स बोलते हैं। अभी मैं आपको मोनोकॉट भी बताऊंगी। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है, वो मोनोकॉट्स होते हैं। अभी हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बीच में डंडी दिख रही है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक होता है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल इससे क्या बनता है? आपका पूरा का पूरा शूट सिस्टम। और एक रेडिकल, जिससे आपका क्या बनता है? पूरा का पूरा रूट सिस्टम। ये अपन ने चैप्टर के शुरू में ये बात की थी, है ना? और बीच में होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इसको और भी डिटेल में बताऊंगी मैं आपको जब अपन डाइकॉट मोनोकॉट सीट पढ़ेंगे। तो पढ़े, ये आपका यहां पर बन गया। तो ये आपका एम्ब्रियो है एक्चुअल में। ये आपका एम्ब्रियो है। अब ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो मैं अलग से ओव्यूल बाहर बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, अलग से बना रही हूँ वापस से। ये इसको छोड़ो, ये आपका, ठीक है, ये आपका ओव्यूल। तो ओव्यूल की देखो, आपकी दो कवरिंग बताई थी मैंने आप लोगों को, दो कवरिंग बताई थी ओव्यूल की। तो ये सीड कोट्स बन जाती है। ये दो कवरिंग क्या बन जाती है? सीड कोट्स। इनर कवरिंग, आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम टेस्टा, और इनर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? टैगमेन। तो आपको सीड कोट पूछने को आते हैं, सीड कोट क्या होते हैं? सीड कोट किससे बन रहे हैं? आपके ओव्यूल की जो दो लेयर थी इंटेगुमेंट, उसी से बन रहे हैं। आउटर वाले इंटेगुमेंट से टेस्टा, इनर वाले इंटेगुमेंट को हम क्या बोलेंगे? टैगमेन। अंदर हमारे पास क्या है? हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, ये पूरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइक्रोपैलेंट हल्का सा ओपन रहता है, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है तो वाटर यहीं से अंदर एंटर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ओव्यूल, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी फ्रूट में। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? अगर अंदर एम्ब्रियो कैसा है आपका, तो इसको हम डाइकोटिलिडन सीड बोलेंगे। अगर एक सीड कॉटिलिडन का, तो मोनोकोट सीड बोलेंगे हम। ठीक है, हालांकि हम डाइकोट मोनोकोट सीड डिटेल में पढ़ेंगे। और बस अब एक चीज सुन लो कि पीछे आओ, पीछे आओ। मैंने क्या बोला था कि ये इसको खा खा के बन रहा है। अच्छा, एंडोस्पर्म कहाँ गया अपना? यहीं पे था। अच्छा, एंडोस्पर्म को खा खा के ये बना है एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है, पूरा कॉटिलिडन में आ गया सारा न्यूट्रिशन। तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसके पास बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। यहां लिख देते, नो एंडोस्पर्म रिमेन। एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। जनरली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, पूरे डाइकोटिलिडन्स के अंदर चला जाता है। तो ऐसे सीड को बोलते हैं हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना है। ये आता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है, एल्ब्यूमिनस क्या है। कभी कभी क्या होता है, एंडोस्पर्म बच जाता है, क्योंकि कॉटिलिडन ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, कॉटिलिडन ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो एंडोस्पर्म जनरली मोनोकॉट्स में ऐसा होता है, क्योंकि उनके पास एक ही कॉटिलिडन है, तो वो पूरे ठीक से डेवलप नहीं है। तो एंडोस्पर्म क्या होगा? बच जाएगा। तो जिसमें एंडोस्पर्म रिमेन होता है, एंडोस्पर्म रिमेन है, बच जाता है, उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमिनस सीड। ये चीज क्लियर है कि नहीं? पहले मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है? अच्छा, लिख लो इसको, फिर एक और पॉइंट बोलूंगी मैं, फिर अपन खत्म करते हैं लेक्चर को। बस लेक्चर को खत्म करते हैं अपन। देखो,
एंडोस्पर्म पूरी तरह खत्म हो गया तो धीरे धीरे क्या होता है, न्यूसेलस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, ध्यान से समझो इस बात को, एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, उसको तो न्यूसेलस से मिल रहा है ना, तो न्यूसेलस भी खत्म हो जाएगा, न्यूसेलस से बन रहा है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से क्या बन गया आपका एम्ब्रियो, तो न्यूसेलस भी खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी सीड में न्यूसेलस भी रिमेनिंग रह जाता है ना, ऐसे सीड उसको बोलते हैं हम, जो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, ये भी कहीं लिख लो, किसी किसी सीड में न्यूसेलस रिमेन रह जाता है और रिमेनिंग न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ। जब बताती हूँ, जब ध्यान दे तो तुम्हारा मेरी बात पे देखो। अपन ने क्या पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस टिश्यू होता है, न्यूसेलस टिश्यू के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक में एग फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो को करने के लिए किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म किससे ले रहा है, न्यूसेलस से। तो अल्टीमेटली न्यूसेलस भी खत्म हो जाता है सीड के अंदर, होता नहीं है, पर किसी किसी सीड में न्यूसेलस बच जाता है, तो रिमेनिंग न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस क्या है, ओवरी के अंदर जो टिश्यू भरा होता है वो है ना, रिमेनिंग न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूं, आपके 12th क्लास में है इसका एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, याद करो, मतलब याद क्या करो, आपने जनरली देखा ही होगा, ब्लैक पेपर काली मिर्ची के अंदर जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है ना, वो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है। आपने कभी काली मिर्ची फोड़ के देखी है, अंदर व्हाइट पार्ट होता है, वो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 पॉइंट्स, ठीक है। पहला तो ये है कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ये बार बार पूछा जाता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर, सेल्यूलर एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, और ये पेरिस्पर्म क्या है, रिमेनिंग न्यूसेलस, एग्जांपल ब्लैक पेपर। याद रहेगा आप लोगों को ये। चलो अपन सीड का डिटेल कल करेंगे। चलो नोट तो नहीं करना पीछे किसी स्लाइड से कुछ, सब नोट कर लिया था, चलो।